नमस्ते छात्रों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी अध्याय 4 परमाणु की संरचना व्याख्यान भाग 3 अनुभाग 4.2.3 से लेकर 4.2.4 तक पढ़ेंगे। यह एक अस्वीकरण है। आज का सीखने का उद्देश्य है कि आप इस व्याख्यान के बाद सक्षम होंगे समझने में परमाणु के बोहर मॉडल को और उपपरमाणविक कण न्यूट्रॉन के बारे में समझने में। आइए हम उन विषयों पर नजर डालते हैं जिन्हें हम एनसीईआरटी के अनुसार शामिल करेंगे। सबसे पहले हम अनुभाग 4.2.3 बोहर का मॉडल, फिर हम अनुभाग 4.2.4 न्यूट्रॉन्स को कवर करेंगे। अगले चरण में हम कुछ पाठ्यगत प्रश्न 1 से लेकर 6 तक का अभ्यास करेंगे। अंत में हम सारांश के साथ निष्कर्ष निकालेंगे कि आज हमने क्या क्या समझा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस रदरफोर्ड मॉडल में क्या क्या कमियां रही थी। रदरफोर्ड द्वारा दिए गए मॉडल में एक बड़ी समस्या थी। यह समझाने में विफल रहा कि परमाणु स्थायी क्यों रहते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल में सुझाव दिया गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ग्रहों की तरह घूमते हैं। यह नहीं समझाया जा सका कि परमाणु स्थिर क्यों रहते हैं। पारंपरिक भौतिकी के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा खोनी चाहिए और नाभिक में घुसकर अस्थिर बना देना चाहिए जिससे परमाणु अस्थिर हो जाए। परंतु यह विरोधाभास ने दिखाया कि मॉडल अधूरा था, जिसके बाद नए परमाणुओं सिद्धांतों के विकास की आवश्यकता महसूस की गई। यही कारण था कि बोहर का मॉडल फिर आया गया। तो इस समस्या को हल करने के लिए नई अवधारणाएं प्रस्तुत की गई थी, जो कि थी सबसे पहले नील्स बोर ने 1913 में नए विचार प्रस्तावित किए, जिनमें यह सुझाव दिया गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तरों में परिक्रमा करते हैं। उनके विचारों ने परमाणु के व्यवहार की स्पष्ट अवधारणा प्रदान की और एक प्रमुख कदम आगे की ओर किया। बोहर के विचारों का उद्देश्य परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करना था। परमाणु स्थायित्व का तात्पर्य यह है कि परमाणु की संरचना कितनी मजबूती से एक साथ बंधी रहती है। अब जे थॉमसन द्वारा 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज ने बाहर के परमाणु मॉडल के लिए नींव रखी। उनके प्लम पुडिंग मॉडल ने सुझाव दिया कि परमाणुओं में एम्बेडेड नकारात्मक इलेक्ट्रॉनों के साथ एक सकारात्मक चार्ज होता है। चूंकि नकारात्मक होता है इलेक्ट्रॉन और सकारात्मक होता है हमारा प्रोटॉन। हालांकि बाद में यह गलत साबित हुआ, लेकिन इससे नील्स बोर जैसे वैज्ञानिकों को 1913 में एक अधिक सटीक मॉडल विकसित करने के लिए प्रेरित किया, जहां इलेक्ट्रॉन नाभिक की स्थिर ऊर्जा स्तरों में परिक्रमा करते हैं। अब हम बोहर के प्रथम अभिधारणा के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन निश्चित पथों का पालन करते हैं, जिन्हें कक्ष या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। ये कक्ष यादृच्छिक नहीं होते, ये निश्चित होते हैं और अस्थिर या विशेष कक्ष कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल इन्हीं विशेष ऊर्जा स्तरों में मौजूद हो सकते हैं, इनके बीच कहीं भी नहीं। तो सरल शब्दों में हम इसको समझते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर या कक्षक नामक विशिष्ट निश्चित पथों में चलते हैं। ये पथ यादृच्छिक नहीं होते, वे परमाणु की संरचना द्वारा निर्धारित होते हैं। अब हम अगला देखते हैं, जिसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन केवल इन्हीं विशेष पथों में अस्तित्व में नहीं हो सकते और बीच में नहीं। परमाणु में वे नाभिक
के चारों ओर विशिष्ट वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं जो स्थिर होती हैं। शब्द विविक्त का अर्थ है अलग और भिन्न, जैसे सीढ़ियों पर व्यक्तिगत कदम। प्रत्येक कदम स्पष्ट और अलग होता है। आप केवल एक कदम पर खड़े हो जाते हैं, उनके बीच नहीं। सरल शब्दों में असतंत यानी कि डिस्क्रीट चीजें जुड़ी या एक साथ नहीं होती, वे स्पष्ट रूप से अलग होती हैं। परमाणुओं में केवल इलेक्ट्रॉन केवल विशिष्ट ऊर्जा स्तरों, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कोश भी कहा जाता है, को घेर सकते हैं। ये स्तर निश्चित होते हैं और सतत नहीं होते। इलेक्ट्रॉन उन स्तरों के बीच मौजूद नहीं रह सकते। जब वे ऊर्जा प्राप्त करते हैं या खोते हैं, उन्हें एक स्तर से दूसरे स्तर पर कूदना पड़ता है। बोहर के द्वितीय अभिधारणा पर चलते हैं। बोहर का दूसरा अभिधारणा स्थिर कक्षाओं की स्थिरता के बारे में बताती है। सरल शब्दों में कक्षा की स्थिरता का अर्थ है जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विशिष्ट स्थिर पथों पर चलते हैं तो वे ऊर्जा नहीं खोते। दूसरी अवधारणा है जब इलेक्ट्रॉन इन विशेष या असतत कक्षाओं में घूम रहे होते हैं तो कोई ऊर्जा नहीं खोते या विकृत नहीं करते, जो यह समझाता है कि परमाणु स्थायी क्यों होते हैं। यह अवधारणा परमाणु संरचना को समझने और इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं में व्यवहार को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम इसके निष्कर्ष देख लेते हैं। सबसे पहला निष्कर्ष है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का विकिरण न करते हुए इन स्थिर कक्षाओं में रहते हैं, जो ये समझाता है कि परमाणु स्थिर क्यों है और ये नष्ट क्यों नहीं होते। दूसरा निष्कर्ष है, इलेक्ट्रॉन नाभिक में सर्पिल नहीं होते क्योंकि वे नाभिक के चारों ओर विशिष्ट ऊर्जा स्तरों या कक्षकों में मौजूद होते हैं। वे केवल इन स्तरों के बीच गति करके ही ऊर्जा प्राप्त या खो सकते हैं, सर्पिलाकार रूप से अंदर की ओर नहीं। यह स्पष्ट करता है कि परमाणु स्थायी क्यों है और नाभिक में क्यों नहीं गिरते। एक परमाणु तब स्थिर रहता है जब उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या संतुलित होती है और उसके इलेक्ट्रॉन पूर्ण ऊर्जा स्तरों में व्यवस्थित रहते हैं। चलिए अब हम समझते हैं ऊर्जा स्तर, कक्षाएं और कोश। ऊर्जा स्तर, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कोश भी कहा जाता है, नाभिक के चारों ओर के क्षेत्र होते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में 4.3 में देख सकते हैं कि यहाँ एक परमाणु के कई ऊर्जा स्तर दिखाए गए हैं। ये काला बिंदु दिखाता है नाभिक और उसके ऊपर और काले रंग की वृत्ताकार दिखाए गए हैं कक्ष। कक्ष के n बराबर 1, कक्ष L जो कि है n बराबर 2, कक्ष M n बराबर 3 एंड आखिरी में कक्ष n बराबर 4 जो कि n से अंकित किया गया है। प्रत्येक स्तर की एक निश्चित ऊर्जा होती है और इलेक्ट्रॉन इन्हीं स्तरों पर रहते हैं जब तक कि वे ऊर्जा प्राप्त या खो नहीं देते। पहले स्तर में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे स्तर में 8 इलेक्ट्रॉन और इसी तरह आगे भी होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित या उत्सर्जित करके इन स्तरों के बीच गति करते हैं। प्रत्येक शेल को एक अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे n बराबर 1 शेल के लिए K, n बराबर 2 शेल के लिए L और इसी तरह आगे भी। एक परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कक्षा का एक विशिष्ट ऊर्जा स्तर होता है। इसका मतलब यह है कि ऊर्जा को अवशोषित या मुक्त करके इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तरों के बीच कूद सकते हैं। अब हम और देख लेते हैं कि जैसे जैसे हम नाभिक के दूर जाते हैं, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की उच्च ऊर्जा होती है और नाभिक के पास की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की कम ऊर्जा होती है। निचले ऊर्जा स्तरों के इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दृढ़ता से बंधे होते हैं और उन्हें हटाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
चलिए अब हम इसी चर्चा को और आगे जारी रखते हैं और अब हम समझते हैं ऊर्जा स्तरों का प्रतिनिधित्व। परमाणु संरचना में ऊर्जा स्तरों के एल एम एन आदि अक्षरों से चिन्हित किया जाता है। यह अक्षर नाभिक के चारों ओर के विभिन्न इलेक्ट्रॉन कक्षों को दर्शाते हैं। प्रत्येक कक्ष में एक विशिष्ट ऊर्जा स्तर होता है जहां नाभिक के निकट के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कम होती है। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों को कक्ष नामक ऊर्जा स्तरों में विभाजित किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि n बराबर 1, 2, 3, 4 आदि द्वारा कक्षों को अंकित किया जाता है। के कोश यानी कि n बराबर 1 पहला ऊर्जा स्तर है जो नाभिक के सबसे करीब है और इसमें सबसे कम ऊर्जा होती है। L कोश n बराबर 2 अगला स्तर है, फिर m n बराबर 3 और इसी तरह नाभिक से दूर जाने वाली ऊर्जा के साथ। आइए अब हम समझते हैं न्यूट्रॉन्स के बारे में। यह एक मूल कण है। 1932 में जे चैडविक ने एक नया उप परमाणविक कण खोजा। इस खोज ने परमाणु नाभिक की संरचना को समझने में मदद किया। ये न्यूट्रल कण है, यानी कि इस पर कोई आवेश नहीं है। नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं और ये परमाणु द्रव्यमान में भी योगदान देते हैं, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं है। द्रव्यमान एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, यानी कि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है। इसका मतलब है कि इसका द्रव्यमान 1 AMU के बहुत करीब है। नवीनतम खोजा गया कि न्यूट्रॉन कण एक उदासीन प्रकृति से संबंधित है, इसीलिए इस कण को न्यूट्रॉन नाम दिया गया। न्यूट्रॉन सभी परमाणुओं के नाभिक में हाइड्रोजन को छोड़कर मौजूद होते हैं। अधिकांश इसका मतलब है कि अधिकांश परमाणुओं में न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं, परंतु हाइड्रोजन एक अपवाद है क्योंकि इसके नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है, कोई न्यूट्रॉन नहीं। इससे हाइड्रोजन तत्वों के बीच अनूठा बन जाता है क्योंकि यह एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके अंदर नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन को आमतौर पर प्रतीक संकेतन के में n चिन्ह द्वारा निरूपित किया जाता है। प्रोटॉन के साथ वे परमाणु द्रव्यमान में योगदान देते हैं, लेकिन परमाणु संख्या को प्रभावित नहीं करते हैं। एक परमाणु का द्रव्यमान मुख्य रूप से उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का योगदान बहुत कम होता है। अब हम देखते हैं कि प्रोटॉन नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाए जाते हैं, तो प्रत्येक प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग एक परमाणु द्रव्यमान इकाई होता है। किसी परमाणु का कुल द्रव्यमान उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इसकी तुलना में नगण्य होता है। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाने वाले उप परमाणु कण है। उनका कोई विद्युत आवेश नहीं होता और द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा अधिक होता है। आइए अब हम एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के आधार पर समझाइए कि परमाणु समग्र रूप से उदासीन कैसे होता है। आपसे थॉमसन के परमाणु मॉडल के आधार पर यह समझाने के लिए कहता है कि परमाणु एक समग्र रूप से उदासीन कैसे बना। यह मॉडल प्रदान करता है और आपसे उदासीनता के कारण का वर्णन के लिए कहता है। चलिए अब हम इस प्रश्न का हल देख लेते हैं। सबसे पहले आइए थॉमसन के परमाणु के मॉडल का अन्वेषण करने का प्रयास करते हैं। जे थॉमसन द्वारा परमाणु का मॉडल 1904 में प्रस्तावित किया गया था। पर जे थॉमसन के परमाणु का मॉडल 1904 में जब प्रस्तावित किया गया था तो यह माना गया था कि
परमाणु एक धनात्मक रूप से आवेशित गोले के रूप में वर्णित है, जिसमें ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन उसमें प्लम पुडिंग की तरह है। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक धनात्मक गोला है और उसके अंदर कुछ किशमिश या पुडिंग की तरह ऋणात्मक आवेश का इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं। एक धनात्मक रूप से आवेशित गोले में आवेश समान रूप से पूरे आयतन में वितरित होता है, जैसे एक समान पुडिंग की तरह। यह मॉडल, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋणावेशित आवेशित इलेक्ट्रॉनों की तुलना में जो धनात्मक आवेशित गोले में बिखरे होते हैं वे प्लम की तरह होते हैं। यह परमाणु एक प्रारंभिक मॉडल को दर्शाता है, जहां परमाणु को धनात्मक आवेशित द्रव्यमान के रूप में देखा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन उसके अंदर फंसे होते हैं, जैसे कि पुडिंग में प्लम होते हैं। तो मॉडल बताता है कि गोले का कुल धनात्मक आवेश इलेक्ट्रॉनों के कुल ऋणात्मक आवेश को संतुलित करता है। यह संतुलन ही परमाणु को उदासीन बनाए रखता है। अब हम देखते हैं इसका हल आगे। अब हम इसके कुछ परिणाम देख लेते हैं कि थॉमसन के परमाणु मॉडल का क्या परिणाम निकला। सबसे पहले, क्योंकि इसके अंदर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश परिणाम में बराबर होते हैं, तो इसीलिए उनके आवेश एक दूसरे को बराबर कर देते हैं और इससे क्या होता है, जो परमाणु है वो हमारा उदासीन हो जाता है। ना उसमें धनात्मक आवेश रहता है ना उसमें ऋणात्मक, उसमें पूरा समग्र उदासीन आवेश हो जाता है। अतः परमाणु समग्र रूप से विद्युत रूप से उदासीन होता है। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न 2, जिसमें पूछा गया है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के आधार पर परमाणु के नाभिक में कौन सा उप परमाणविक कण उपस्थित होता है। चलिए अब हम इसका हल देखते हैं। रदरफोर्ड के नाभिक मॉडल ने प्रस्तावित किया कि हमारी परमाणु के केंद्र में एक छोटा सघन धनात्मक रूप से आवेशित नाभिक होता है और इस नाभिक के चारों ओर ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों की तरह कक्षा में घूमते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। यह मॉडल पहले के प्लम पुडिंग मॉडल की जगह ले लिया और आधुनिक परमाणु सिद्धांत की नींव रखी गई। रदरफोर्ड की खोज का परिणाम उनके प्रसिद्ध स्वर्ण पतली चादर प्रयोग से आया था, जहां अल्फा कण एक छोटे भारी नाभिक द्वारा विक्षेपित किए गए थे, जिससे उनके अस्तित्व को साबित किया गया। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के आधार पर यह भी पता चला कि प्रोटॉन नाभिक में धनावेशित कण होते हैं, जो परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। वे तत्व की परमाणु संख्या निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो तत्व की पहचान की प्रत्येक प्रोटॉन का आवेश +1 होता है और परमाणु में नाभिक में प्रोटॉन की संख्या एक ही तत्व को दूसरे से अलग करती है। प्रोटॉन की खोज के बाद वैज्ञानिकों ने नाभिक में न्यूट्रॉन की खोज की और न्यूट्रॉन परमाणुओं के द्रव्यमान में वृद्धि करते हैं, लेकिन विद्युत आवेश नहीं ले जाते। उनका आवेश नहीं होता। उनकी उपस्थिति प्रोटॉन के बीच होने वाले प्रतिकर्षण बलों को कम करके नाभिक को स्थायी बनाने में मदद करती है। नाभिक के अक्षुद्र रहने के लिए यह संतुलन आवश्यक है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ मिलकर परमाणु के नाभिक का निर्माण करते हैं और उसके कुल द्रव्यमान तथा संरचनात्मक स्थायित्व में योगदान देते हैं। अतः रदरफोर्ड के परमाणु के नाभिक मॉडल में नाभिक में 2 मुख्य उप परमाणविक कण होते हैं, पहला प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धनात्मक रूप से आवेशित होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता। ये एक साथ मिलकर परमाणु का द्रव्यमान बताते हैं। इस मॉडल ने स्थापित करने में मदद की कि नाभिक सघन और केंद्रीय होता है, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। चलिए अब हम समझते हैं अंतर्गत प्रश्न 3,
जिसमें पूछा गया है कि 3 कोशों वाले परमाणु के बोर मॉडल का रेखाचित्र बनाइए। यहाँ पर आपको एक रेखाचित्र बनाना है जिसके अंदर आपको 3 कोश दिखाने हैं। चलिए अब हम इसका हल देखते हैं। तो बोहर का मॉडल जिसमें एक नाभिक होता है जिसके 3 कोशों में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें हम 1, 2 और 3 से संबंधित करते हैं, वो ऐसे दिखाए जा सकते हैं। यह आप इस चित्र में देख सकते हैं कि 3 कोश में हम कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। हर इलेक्ट्रॉन अपनी ही कक्षा में परिक्रमा करता है। चलिए अब हम देखते हैं अपना प्रश्न 4। प्रश्न 4 में पूछा गया है कि आपके अनुसार क्या अवलोकन होगा यदि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग सोने के अलावा किसी अन्य धातु की पन्नी का उपयोग करके किया जाए। चलिए देखते हैं इसका हल। यदि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग सोने के अलावा किसी अन्य धातु की पन्नी का उपयोग करके किया जाता है तो क्या होता है, प्रकीर्णन पैटर्न में समानता होती है। यहाँ सोना जैसी धातुओं के सामान्य परमाणु संरचना गुणों के कारण है। जब हम स्वर्ण परत प्रयोग में प्रक्षेपण पैटर्न का अवलोकन करते हैं तो अधिकांश अल्फा कण थोड़े निष्पेषण के साथ गुजर जाते हैं, जो दर्शाता है कि परमाणु अधिकांशतः खाली स्थान है। हालांकि कुछ बड़े कोणों पर विक्षेपित हो जाते हैं जो एक छोटे संघ धनात्मक रूप से आवेशित नाभिक की उपस्थिति को इंगित करता है। यह पैटर्न उपयोग की गई सामग्री की परवाह किए बिना सुसंगत रहता है, जो परमाणुओं की सामान्य संरचना को उभारता है। दूसरा कारण है क्योंकि धातुओं में इलेक्ट्रॉन जैसे कणों का प्रकीर्णन मुख्य रूप से हर धातु परमाणु में पाए जाने वाले धनात्मक आवेशित नाभिक के कारण होता है। तो नाभिक हालांकि छोटा होता है लेकिन उसका धनात्मक आवेश बहुत मजबूत होता है, तो जो गतिमान इलेक्ट्रॉनों के साथ परस्पर क्रिया करता है जिससे वे प्रकीर्णित हो जाते हैं। आइए अभी हम इसका हल और देखते हैं। प्रकीर्णन में अंतर। अगर सबसे पहले चलिए हम एक तत्व की पर चर्चा करते हैं। सोना जिसका परमाणु क्रमांक 79 है की तुलना में अगर हम उच्च परमाणु वाली संख्या वाली धातुएं नाभिक में लेते हैं तो वो अधिक प्रबल धनात्मक आवेश के कारण अधिक विक्षेपण का कारण बनेंगी, जिसके कारण रदरफोर्ड जैसे प्रयोगों के दौरान अधिक विक्षेपण होता है। इसलिए अधिक परमाणु क्रमांक वाले धातु का उपयोग करना बेकार है। कम परमाणु संख्या वाली धातुओं के नाभिक छोटे होते हैं, इसलिए वे स्वर्ण पन्नी प्रयोग में अल्फा कणों को विक्षेपण को कम कर देती है। इसका मतलब यह है कि हल्की धातुएं अल्फा कणों को उनके मार्ग से हटाने की संभावना कम होती है, जिससे बड़े कोणों पर विक्षेपण कम हो जाता है। विभिन्न धातुओं के परमाणु घनत्व और मोटाइयां अलग अलग होती हैं, जो कणों के साथ पारस्परिक क्रिया को प्रभावित करती हैं। उच्च परमाणु घनत्व का मतलब है कि प्रति इकाई आयतन में अधिक परमाणु होना, जिसके परिणाम स्वरूप कणों की अधिक टक्करें और अधिक प्रकीर्णन होता है। मोटी फाइलें भी टक्करों की संख्या में वृद्धि करती हैं क्योंकि कण अधिक सामग्री के माध्यम से यात्रा करते हैं। ये सभी कारक मिलकर यह प्रभावित करते हैं कि कितना प्रकीर्णन होता है, जो रदरफोर्ड के स्वर्ण पन्नी प्रयोग जैसे प्रयोगों में महत्वपूर्ण है। नाभिक का आकार भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम अलग अलग धातुओं से बनी पन्नी का इस्तेमाल करते हैं तो नाभिक का आकार भी बदल जाता है। ये भिन्नताएं कणों के प्रकीर्णन पर थोड़ा प्रभाव डालती हैं। विभिन्न धातुओं के बीच नाभिक के आकार में भिन्नताएं प्रकीर्णन कोणों को भी थोड़ा प्रभावित करती हैं।
चलिए अब हम समझते हैं अंतर्गत प्रश्न 3, जिसमें पूछा गया है कि एक परमाणु के 3 उप परमाणु कणों के नाम बताइए। अब हम इसका हल देखते हैं। एक परमाणु के 3 उप परमाणु कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन, जो कि एक ऋणात्मक रूप से आवेशित कण है। परमाणु इलेक्ट्रॉन कोशों में नाभिक की परिक्रमा करता है। ये कक्षों में रहते हैं और ये अपनी कक्ष में ही परिक्रमा करते रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में यह इनका द्रव्यमान बहुत नगण्य होता है। अभी हम देखते हैं दूसरा उप परमाणु कण, जो कि है हमारा प्रोटॉन। प्रोटॉन नाभिक के केंद्र में मौजूद होता है। यह धनात्मक आवेशित होता है। यह नाभिक में स्थित है। इसका द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग 2000 गुना होता है। तीसरा उप परमाणु कण है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है जो परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। प्रोटॉन के विपरीत होता है, जिसमें धनात्मक आवेशित होता है, और इलेक्ट्रॉनों के विपरीत जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता। एक न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ स्थित होता है। नाभिक परमाणु का घना केंद्रीय कोर होता है और इलेक्ट्रॉन इस कोर के चारों ओर कक्षों में परिक्रमा करते हैं। न्यूट्रॉनों पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता, लेकिन वे परमाणु के द्रव्यमान में योगदान देते हैं। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से बहुत मिलता जुलता होता है। हालांकि न्यूट्रॉन थोड़ा अधिक द्रव्यमान वाला होता है। दोनों न्यूक्लियॉन्स और लगभग एक परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU के द्रव्यमान के होते हैं, इसलिए अक्सर उन्हें समान द्रव्यमान वाले माना जाता है। चलिए अब हम समझते हैं प्रश्न 6। हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4U है और इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन हैं, तो इसमें कितने न्यूट्रॉन हैं? चलिए हम इसका हल देखते हैं। हीलियम का द्रव्यमान हमें दिया गया है 4U, यानी कि 4 इकाई। इसका मतलब यह है कि हीलियम परमाणु लगभग 4 गुना भारी होता है हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में, जिसका परमाणु द्रव्यमान लगभग 1U होता है। हीलियम एक उत्कृष्ट गैस है जिसके नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, जिससे इसका कुल द्रव्यमान 4U होता है। तो हीलियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी हुई? 2। और न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, परमाणु द्रव्यमान घट प्रोटॉनों की संख्या। तो परमाणु द्रव्यमान हमें यहाँ दिया गया है 4 और प्रोटॉनों की संख्या हमारे पास है 2। तो जब हम 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास आएंगे 2, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या हमारे पास कितनी है हीलियम में? 2। तो इसीलिए हीलियम परमाणु के नाभिक में 2 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। चलिए अब हम निष्कर्ष देखते हैं कि आज हमने किन किन मुख्य अवधारणाओं को कवर किया। सबसे पहले याद रखने वाले योग्य बिंदु जो है, सबसे पहले हमने देखा रदरफोर्ड के मॉडल की समस्या। 1911 में प्रस्तावित रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल परमाणुओं को एक संघ धनात्मक रूप से आवेशित नाभिक के रूप में वर्णित करता है, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन ग्रहीय तरीके से कक्षा में होते हैं। जबकि यह मॉडल पहले के प्लम पुडिंग मॉडल की तुलना में एक महत्वपूर्ण प्रगति था। इसमें एक महत्वपूर्ण दोष था कि यह परमाणुओं की स्थिरता को व्याख्या नहीं कर सका। नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों को विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में लगातार ऊर्जा खोनी होती है। ऊर्जा खोने के कारण वे नाभिक की ओर घूमते हैं, अंदर की ओर बढ़ेंगे, अतः नाभिक में टूट पड़ेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप परमाणु अस्थिर हो जाएगा और टूट जाएगा। यह प्रकृति में परमाणुओं की देखी गई स्थिरता के विरोध में था। फिर रदरफोर्ड के मॉडल के असफल होने के बाद बोहर ने परमाणु का अपना मॉडल प्रस्तुत किया और महत्वपूर्ण अभिधारणाएं दी। प्रथम अभिधारणा थी कि इलेक्ट्रॉन केवल विशिष्ट निश्चित कक्षाओं
यानी कि असतत कक्षाओं में ही अस्तित्व में हो सकते हैं। यह अभिधारणा जिसे नील बोर ने अपने परमाणु के मॉडल में प्रस्तुत किया था, यह कहती है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक की परिक्रमा किसी भी मनमाने रास्ते से नहीं करते, बल्कि विशिष्ट कक्षाओं में करते हैं। दूसरा अभिग्रहित था कि इन अनुमत कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते समय अपनी ऊर्जा नहीं खोते। इन निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करते, जो परमाणुओं की स्थिरता की व्याख्या करते हैं। उसके बाद हमने समझा था ऊर्जा स्तर और कोश जिसे कहते हैं। प्रत्येक कक्षा की विशिष्ट ऊर्जा होती है। इन निश्चित पथों को अलग अलग अक्षरों और कुछ संख्याओं को उपयोग करके दर्शाया जाता है, जैसे अक्षर के, एल, एम, एन आदि, या फिर हम कह सकते हैं संख्याएं n बराबर 1, 2, 3, 4। उच्च कोशों की उच्च ऊर्जा होती है और के कोश n बराबर 1 नाभिक के सबसे करीब होता है और इसमें सबसे कम ऊर्जा स्तर होती है। उसके बाद हमने समझा था न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन चैडविक ने 1932 में खोजा था, जो कि एक उदासीन कण था। इसके कुछ गुण धर्म है, जैसा न्यूट्रॉन में कोई विद्युत आवेश नहीं होता, द्रव्यमान इसका प्रोटॉन के समान होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग, ध्यान के लिए धन्यवाद।